जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले एनसी के नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को आग दिखाई। दरअसल आज वोटिंग के दिन सुबह सुबह उमर अब्दुल्ला की ओर से ये बयान आया कि कांग्रेस पार्टी को जितनी मेहनत जम्मू में करनी चाहिए थी, उतनी मेहनत कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने में नहीं की। और उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जितनी मेहनत, जितनी रैलियां, जितनी प्रचार जम्मू कश्मीर में करने चाहिए थे, खास तौर पर जम्मू में, उतने प्रचार नहीं किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में अलायंस है। अलायंस के तहत दोनों पार्टियां जो है चुनावी मैदान में है। आज वोटिंग का दूसरा दिन था और उसके बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की ओर से ये बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी के लिए आया हुआ दिख रहा है। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बात चल रही थी, उस वक्त भी कटाक्ष जो है वो देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम बैठकों के बाद फाइनली डिसीजन हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ और ये तय किया गया कि जम्मू में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने सीटें मांगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में कांग्रेस पार्टी को सीटें दी। लेकिन कुछ वक्त से ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने जिद करके सबसे ज्यादा सीटें मांगी थी, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी को जम्मू में करना चाहिए था, उतना प्रदर्शन नहीं किया गया, उतना प्रचार नहीं किया गया और जिसके जरिए जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं जम्मू में फायदा हो सकता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि अब से 2 से 3 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी से फोन पर बात भी की थी और कहा था कि जम्मू में कांग्रेस पार्टी को जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं की गई और ये भी कहा कि आपको बार बार आना पड़ेगा जम्मू में और प्रचार करना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चाहती थी कि जम्मू में बीजेपी को रोकने में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंके, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से केवल राहुल गांधी ने चुनावी प्रचार का मोर्चा संभाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बार प्रचार किया, लेकिन इसके अलावा पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या अन्य नेता हो, उतनी तरह से सक्रिय जो है चुनावी प्रचार में नहीं दिखे, जिसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गई है। और ये भी कहा जा रहा है इसीलिए आज उमर अब्दुल्ला ने कड़े शब्दों में कांग्रेस पार्टी पे कटाक्ष किया और कहा कि जिस तरह की कोशिश कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे में कर रही थी, वो कोशिश कांग्रेस ने चुनावी प्रचार में नहीं की। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि जम्मू में बीजेपी को फायदा हो सकता है, जिसके तहत कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में बीजेपी आगे बढ़ जाएगी और गठबंधन जो है वो जो है मैजिक नंबर से पीछे रह सकता है, जिसकी फीडबैक रिपोर्ट जो है तमाम राजनीतिक दलों के पास है। और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और खास तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को टारगेट करते हुए ये कह रहे हैं कि जो कोशिश बाकी चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने की थी, वो कोशिश और वो रणनीति जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर जम्मू में कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं की गई। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि वोटिंग के दिन इस तरह के बयान जब आते हैं तो क्या इन बयानों से वोटिंग पे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। उनके सामने तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो पीडीपी हो और चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि खास तौर पे कश्मीर वैली के इलाके में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस मुकाबले को कड़ा मुकाबला बना दिया है और एनसी को ये लगता है कि अगर वहां पर कोई और एक बड़ा थ्रेट है तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जैसे कि राशिद जो है उस तरह के नेता। और उसके अलावा जो तमाम पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। लेकिन इस पूरे मामले के बाद वोटिंग वाले दिन उमर अब्दुल्ला का ये बयान आना और कांग्रेस की ओर से कोई रिस्पॉन्स न करना अपने आप में चर्चाओं को और गहरा बनाता जा रहा है। भरतपुर मामले में अभी नया ट्विस्ट है। यहाँ जो 14 और 15 तारीख को रात को क्या कुछ हुआ था, यहाँ क्राइम सीन रिक्रिएशन करने के लिए पहुँचे हुए हैं क्राइम ब्रांच की टीम और तमाम पुलिस अधिकारी और पीड़िता भी पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नज़ारा अभी आपको दिखा सकते हैं कि क्राइम सीन रिक्रिएशन हो चुका है। अभी यहाँ से निकल चुके हैं जो पीड़िता थे, पीड़िता को लेकर अभी निकल चुके हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आए हुए थे और तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरा तमाम गाड़ी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरा में कैप्चर हुए हैं कि जो भी
जो क्राइम ब्रांच के इन्वेस्टिगेशन में जो भी क्लू उनको मिला, ये कैमरा में कैद हुआ है। और आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ आए हुए थे पीड़िता, और यहाँ वो जो रिक्रिएशन हुआ था, रिक्रिएशन में क्या कुछ बोले वो क्राइम ब्रांच के निगरानी में। अभी क्राइम ब्रांच पूरे जांच, शायद अभी उनको कुछ क्लू शायद मिल चुका है या नहीं, वो बता सकते हैं। जब वो प्रतिक्रिया देंगे तब आपके सामने हम लाएंगे। फिर भी यहाँ उसी रात क्या कुछ हुआ था, इसीलिए तमाम जो पुलिस अधिकारी क्राइम ब्रांच यहाँ आए हुए थे और पीड़िता भी आए हुए थे, तमाम सीन रिक्रिएशन हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह से यहाँ जा रहे थे पीड़िता, और उसी रात 14-15 तारीख के जो रात है, रात के बीच क्या कुछ हुआ था वो अभी जो सीन रिक्रिएशन हो चुका है। सीन पीड़िता आके सीन को रिक्रिएशन करके पूरा बता दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जगह पत्थर गाड़िया जगह है। इस जगह में वो जो रात के जो बदसलूकी का मामला था, वो बदसलूकी को अंजाम दिया गया था। उड़ीसा भुवनेश्वर से जो क्राइम सीन रिक्रिएशन के स्पॉट से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजस्थान के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि पिछले दिनों राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से पूरे प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मगर अब इन कार्रवाइयों पर सवालात कहीं ना कहीं खड़े होने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत यादव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार पिछले 9 महीने से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एक विशेष मुहिम छेड़ी गई, एक विशेष अभियान चलाया गया जिसका नाम शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रखा गया, जिसके तहत पूरे प्रदेश के अलग अलग रेस्टोरेंट्स पर, दुकानों पर, होटल्स पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसके तहत वहां से जो है अनसेफ और सब स्टैंडर्ड खाद्य सामग्री पाए जाने पर उनको मौके पर नष्ट करवाया गया। मगर अब ये प्रक्रिया जो है खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों पर सवालात खड़ी करती नजर आ रही है। दरअसल पिछले 9 महीने से लगातार जो है खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से करीबन 467 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें से करीबन 404 यानी 404 सैंपल अलग अलग जगहों से लिए गए थे। मगर जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में जो है कहीं जो है उसकी तस्वीर बदल दी। जो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी है उन पर कहीं ना कहीं सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि 404 सैंपल में से सिर्फ 19 ही ऐसे सैंपल हैं जो सिर्फ फेल पाए गए और बाकी के जो सैंपल है वो बिल्कुल सुरक्षित पाए गए। ऐसे में ये बड़े सवालात होटल, रेस्टोरेंट और वो दुकान वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पर खड़े कर रहे हैं कि जब 404 सैंपल्स में से जब कार्रवाई की गई, सैंपल लिए गए, उनमें से सिर्फ 19 सैंपल ही अनसेफ पाए गए, तो इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई कि मौके पर किलो में बड़े मार्जिन में उनकी जो सामग्री थी उसे नष्ट करवा दी गई। क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई की जाती है और कोई भी संदिग्ध खाद्य सामग्री पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से उसे मौके पर नष्ट करा दिया जाता है, फिर वो फल हो, सब्जियां हो या बनी हुई तैयार खाने लायक कोई सामग्री हो। बताना चाहूंगा कि कुल जो है पिछले दिनों फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने 467 व्यापारियों पर औचक निरीक्षण किया था, जिसमें से 404 यानी 404 सैंपल संदिग्ध होने पर पाए गए थे, जिसमें से 19 सैंपल ही अनसेफ और फेल माने गए हैं, जबकि 98 सैंपल्स सब स्टैंडर्ड्स पाए गए हैं। एक मिस ब्रांड मिला है। मगर जब इस तरीके के एक बड़ा डिफरेंस हो कि 404 में से 100 यानी 100 सैंपल भी ऐसे नहीं हैं जो अनसेफ पाए गए हैं, सिर्फ 19 महज बहुत छोटा ये आंकड़ा है, जिसको लेकर अब पूरे राजधानी जयपुर के व्यापारियों में जो है आक्रोश व्याप्त है और वो लगातार सवालात खड़े कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की। बड़ी बात ये भी है कि जब खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई या कोई भी छापेमारी की कार्रवाई की गई, खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा भी मौके पर रहे। खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले उनकी छापेमारी की कार्रवाई का जो उनकी स्टाइल है उसको लेकर वो सोशल मीडिया पे बड़े प्रचलित रहे, मगर अब जो है सवालात उन पर खड़े हो रहे हैं। साथ ही कई ऐसे रेस्टोरेंट और बेकरी वाले हैं जिन्होंने उन पर ये सवाल भी खड़े करे हैं कि जब खाद्य सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त उनके यहाँ
छापेमारी की कार्रवाई करने पहुंचते हैं तो उन्हें जब वो छापेमारी के दौरान अलग अलग चीजों को चेक करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, अगर उनको कुछ नहीं मिलता है तो जबरन उन पर जो है फ्रिज के नीचे या उनके फ्रिज के स्ट्रिप्स हटाकर या सड़ी गली सब्जियों में से सिर्फ एक आध सब्जी अगर सड़ी गली मिलती है तो उसकी वीडियोग्राफी कर उन पर जांच के आदेश निकाल देते हैं। बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग अगर बात करें पिछले दिनों जिस तरीके से एक्टिव हुआ पूरे प्रदेश भर में और जो लोग हैं आमजन उनमें कहीं ना कहीं सतर्कता भी आई, लोग सतर्क होते नजर आए। जो भारी खाना है, फास्ट फूड है या फिर बाहर जो लोग खाना खाते थे होटल रेस्टोरेंट में, उनमें सतर्कता आई। लोग सतर्क होकर अब सवालात जब उन रेस्टोरेंट्स पे भी करने लगे थे कि ये खाना कब का बना हुआ है और अन्य चीजें पूछने लगे थे, तो अब जब ये जांच रिपोर्ट आई है, बड़ा आंकड़ा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई में से मात्र 50 से 100 के बीच में भी यह आंकड़ा अनसेफ नहीं पाया गया। महज 19 जो सैंपल्स है वो अनसेफ पाए गए हैं। ऐसे में सवालात खाद्य सुरक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस मायने से उन्होंने ये कार्रवाई की गई, किन कारणों से और किन कारणों के कारण उन्होंने वो सैंपल लिए। यदि संदिग्ध स्थिति में वो सैंपल पाए गए तो जब जांच लेबोरेटरी में जांच रिपोर्ट आई तो क्यों इतने 400 सैंपल्स में से महज 50 से 100 सैंपल भी अनसेफ नहीं पाए गए? बड़े सवाल है। देखने वाली बात होगी कि इसके जिम्मेदार और जवाबदेही किसकी रहती है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी लगातार जो है इस पर डटे हुए हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, मगर अब जो है सैंपल के बाद उनको ये जवाब देना होगा और कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनमें आक्रोश व्याप्त है और वो इस बात पर लगातार सवालात कर रहे हैं कि आखिर किस आधार पर और किन कारणों से उनके सैंपल लिए गए थे तो उनकी जो सैंपल्स है वो अनसेफ नहीं पाए गए, तो फिर किस कारण से और किस संदिग्ध की स्थिति में उन्होंने वो सैंपल लिए और मौके पर उनकी बड़ी तादाद में तैयार सामग्री को नष्ट करवा दिया गया। 3 दिन के लिए उनके ऑपरेशन बंद कर दिए गए और उन्हें साफ सफाई और सुधार के लिए निर्देशित किया गया। हिंदुओं की जमीन को खाली करने का नोटिस वक्फ बोर्ड के द्वारा लगाया गया है। आपको पता है कि पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर गोविंदपुर गांव है जहां की आबादी में 95% हिंदू है। इसके बावजूद जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो ज़मीन है ये उनकी है। आप देख सकते हैं एक बोर्ड लगाया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से और इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि यह संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति की खरीद बिक्री या किसी तरह का अतिक्रमण वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 2013 की धारा 52A(2) के तहत गैर जमानती अपराध है। और ये बोर्ड जो लगाया है, बोर्ड लगाने वाले ने नीचे अपना नाम भी लिखा है, सचिव सह मुतवली मोहम्मद हसीम उर्फ बबलू के द्वारा ये बोर्ड लगाया गया है। और आपको बताएं कि इसी ज़मीन को लेकर पूरा विवाद हो गया है। जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड का ये कहना है कि जो ज़मीन है ये शमशान की ज़मीन है, इसके बावजूद जो लोग हैं उनका कहना है कि ये रैयती ज़मीन है और पुरखों से वो यहाँ रह रहे हैं और इस ज़मीन को मरते दम तक वो खाली नहीं करेंगे। बदलापुर एनकाउंटर केस में अक्षय शिंदे को जब एनकाउंटर किया गया तब आज उनके पेरेंट्स की तरफ से याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई और वो याचिका में ऐसा कहा गया कि जो एनकाउंटर है वो फर्जी एनकाउंटर उन्हें किया गया है। हालांकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर और यही जो यहाँ पर जो पूरा सुनवाई है वो यहाँ पर सुनी गई। जस्टिस बैठे थे यहाँ पर, जस्टिस के सामने जो है पूरी सुनवाई चली, जिसके बाद यहाँ पर उनके जो वकील है पेरेंट्स की तरफ से, अक्षय शिंदे के पेरेंट्स की तरफ से वकील है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और सुनवाई के दौरान जिस तरीके से मैं अगर बात करूँ तो किस तरीके से जो जस्टिस है उन्होंने पुलिसकर्मी को कहा है कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, क्या इसमें एनकाउंटर हुआ है, क्या पूरी वजह है एनकाउंटर की, ये सब चीज़ें जब पुलिस ने जस्टिस के सामने रखी तो उनके तरफ से यही कहा गया कि किस तरीके से यहाँ पर जो एनकाउंटर है वो किया गया था, क्या उस वक्त हुआ था जब वहाँ पर जो 4 से 5 पुलिसकर्मी जो वैन में मौजूद थे उस वक्त की जो स्थिति क्या थी वो पूरी समझा दी गई है। हाईकोर्ट के तरफ से भी यही एक कहा गया है कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पॉइंट ब्लैंक के इस पर अक्षय शिंदे है उसे शूट कर दिया गया है, किस तरीके से उसने जो है पिस्टल को जो एक लोड किया गया, क्योंकि जो एक आम आदमी इस पिस्टल को लोड नहीं कर सकता था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक मुंबई पुलिस और इनके ऊपर एक सवाल उठाया गया है
कि किस तरीके से, क्योंकि जब ऐसा कोई एक सेल्फ डिफेंस में कोई एक घटना घटती है तब क्यों उससे पैर पे क्यों नहीं गोली मारी गई। एक सबसे बड़ा एक मुद्दा जो है एक यहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसके बाद बेंच की तरफ से एक फाइनल जजमेंट देते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि अगले जो सुनवाई है ये अगले थर्सडे को होने वाली है, अगले वीक में ये सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स है पुलिसकर्मियों के वो उन्हें सबमिट करने होंगे। जिस तरीके से 4 जो पुलिसकर्मी जो वैन में मौजूद थे और डीसीपी के जो कॉल रिकॉर्ड्स है, ये सब जो कॉल रिकॉर्ड्स है वो उन्हें कोर्ट में सबमिट करना होगा। और क्या था पूरी वजह, ये क्या क्या हुआ था इस रिकॉर्ड में, क्या क्या हुआ था उस दिन, वो सब जो घटना है उन्हें सिलसिलेवार उन्हें बतानी पड़ेगी। और जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है वो भी वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी तरफ से ऐसा कहा गया था कि जो हैंड वॉश किया गया था जब फायरिंग के बाद, क्योंकि जो गन पाउडर के ट्रेसेस रहते हैं वो एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेसेस रहते हैं, वो वहाँ पर उन्हें नहीं मिले थे, तो हैंड वॉश किया गया था। ये एक सबसे बड़ा एक मुद्दा जो है हाई कोर्ट की तरफ से उठाया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट विष्णु के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़ मुंबई। मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की खबरें सामने आ रही हैं। भोपाल सहित कई इलाकों में ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर स्कूल में टीचर के द्वारा मासूम के साथ बलात्कार किया गया है। इसके साथ साथ वैन ड्राइवर जो उसको घर से स्कूल ले जाने का काम करता है और स्कूल से घर छोड़ने का काम करता है, उसके द्वारा भी बच्चियों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार की गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम चेतन सेठ है और आप मुझे इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित देश भर से तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर स्कूल में बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है, वैन ड्राइवर उनके साथ अश्लील हरकत कर रहा है। हालांकि प्रशासन सख्त है और इन लोगों पर कार्रवाई भी की गई है और जेल भेजने की भी, लेकिन इंडिया न्यूज़ की टीम ने लोगों से रिएक्शन जाने। तमाम लोगों का ये मानना है, ये कहना है कि सख्त कानून हो और सरकार को ऐसी एक गाइडलाइन बनाने की आवश्यकता है ताकि स्कूल संचालकों को ये निर्देश दिए जा सकें कि मासूम बच्चों को साथ स्कूल में एंटर होते से ही पहली क्लास बैड टच और गुड टच की हो, कि आखिरकार इन मासूमों को बताया जा सके कि कहां पर टच करना सही है और कहां पर टच करना गलत है। तमाम लोगों का ये भी मानना है कि कुछ लोग, चुनिंदा लोगों के द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही हैं और उन पर सरकार को सख्ती के साथ कानून का पालन करने की आवश्यकता है, ताकि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको चंद दिनों में या चंद घंटों में सजा का प्रावधान भी हो। क्योंकि हमारे देश का कानून ऐसा है कि आरोपी को सजा हो गई, जेल भेज दिया, फिर वो कोर्ट के चक्कर लगाएगा, थाने के कचहरी के चक्कर लगेंगे, लेकिन उसको सजा मिलने में काफ़ी वक्त हो जाता है। तो लोगों का ये भी मानना है कि सख्त कानून हो और फांसी या गोली मारने जैसी सजा का प्रावधान हो। इसके अलावा घर में गृहिणियों का ये मानना है कि आखिरकार वो स्कूल के जो वैन ड्राइवर है या स्कूल के टीचर्स हैं उन पर भरोसा करते हैं। अगर वही इस तरह की बच्चों के साथ क्रूरता की हरकतें करेंगे तो आखिरकार माँ बाप किस पर भरोसा करें। अब सवाल यह है कि तमाम एनजीओ भी अभी सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि स्कूल संचालकों को भी ये निर्देश होना चाहिए कि किस तरीके से इन बच्चों की सुरक्षा रखी जा सके। क्योंकि तमाम स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर कानून तो बनाया गया, नियम तो बनाए गए, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं हो रहा। यही कारण है कि नियमों के पालन ना होने के कारण बच्चों के साथ गंदी हरकतें हो रही हैं। अब माता पिता करें तो क्या करें? जिन शिक्षकों पर, जिन ड्राइवरों पर भरोसा है, वही अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो आखिरकार भरोसा किस पे है? यही कारण है कि लोगों का सरकार से भरोसा उठ रहा है।